बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोग्राम हमारे बच्चे हमारे मुस्तक़बिल में एक नए उन्वान बेसिक ऑफ साइकोलॉजी के साथ आपकी मेज़बान मदिया रज़ा हाज़िर खिदमत है। इस उन्वान पर तफ़सीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी मेहमान सैयदा अफ़शीन साहिबा। आपने जामिया कराची 2011 में मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया। आपने FEN में बतौर साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अपनी खिदमत अंजाम दी। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मिस अफ़शीन साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला सवाल आपसे कि साइकोलॉजी क्या है? बेसिकली हम क्या इसे कहेंगे? नाज़रीन को आप कुछ इसके बारे में बताएं, किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे? साइकोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देयर आर अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स दैट डिफाइन साइकोलॉजी. Some says psychology is a study of soul. Some says psychology is a study of mind. और कुछ लोगों का ये कहना है कि साइकोलॉजी इज a study of behavior. In late 1800s, it was first introduced by a German scientist, Wilhelm Wundt. उन्होंने इसकी डेफिनेशन ये दी कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक प्रोसेस. साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये जो डेफिनेशन आई है ये एक ब्रीफ डेफिनेशन है साइकोलॉजी की. अगर हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि साइकोलॉजी की अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं. कुछ का कहना, कुछ रिसर्चर्स का और कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि साइकोलॉजी फ़िलॉसफी की एक ब्रांच है. फ़िलॉसफी, फ़लसफ़ा, ये एक सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि साइकोलॉजी से पहले इंट्रोड्यूस हुआ. तो सम रिसर्चर्स सेज दैट साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ फ़िलॉसफी. लेकिन कुछ ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि इस थॉट से डिनाई करते हैं. अच्छा, ये जो जर्मन साइंटिस्ट की हमने बात की थी, विल्हेम वंट, इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है. ओके. लेटर ऑन 1980s की अगर हम बात करें तो 1980s में कुछ साइकोलॉजी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफ़ाइन किया गया. जैसे कि कुछ रिसर्चर्स ने ये कहा कि साइकोलॉजी इज़ अ बिहेवियरिज्म. साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर के बारे में बताती है. और अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो बिहेवियरिज्म में J.B. वॉटसन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम सर फेहरिस्त आता है. इसी तरह एक और पर्सपेक्टिव था साइकोलॉजी का, दैट वाज कॉल्ड साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस को बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाया. फ्रॉइड का ये कहना है, फ्रॉइड इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी. फ्रॉइड का ये कहना है कि हमारी कुछ मेंटल स्टेट्स होती हैं जैसे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, और कुछ अनकॉन्शियस अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि आगे चल के डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट होते हैं. ये जो साइको एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है. इसी तरह एक मैज़लो एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया एज ए हायरार्की. उन्होंने एक बेसिक नीड्स की हायरार्की बताई साइकोलॉजी के हवाले से, एंड दिस पर्सपेक्टिव इज़ कॉल्ड ह्यूमनिज़म. तो ये डिफरेंट, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी को डिफरेंट अंदाज में बयान करते हैं. लेकिन अगर हम इसकी ब्रीफ डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग. माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में आपने इसको बयान किया. अच्छा, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लड़कियों को इस पढ़ाई की इजाज़त नहीं मिलती. कहते हैं कि बड़ी होकर क्या पागलों का इलाज करेगी. थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बता दें. ये एक ऐसा मिथ है हमारी सोसाइटी में. अगर हम आज से कुछ अरसे पहले की बात करें तो जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी साइकोलॉजी की, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवेयरनेस लोगों में बढ़ गई है साइकोलॉजी की. पहले हम देखते थे कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो उनकी क्लिनिक्स पे 1 या 2 पेशेंट्स होते थे और इतनी ज़्यादा इसका स्कोप नहीं था. अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए, लोगों को ये अवेयरनेस आना शुरू हुई कि साइकोलॉजी इज़ नॉट जस्ट फॉर पागल्स. ये सिर्फ पागलों के लिए नहीं है. साइकोलॉजी जो है वो एक ये स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को. अब ह्यूमन बिहेवियर में कभी बिहेवियर पॉजिटिव होता है, कभी बिहेवियर नेगेटिव होता है. उसकी कुछ रूट कॉजेज़ होती हैं. जब ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए तो लोगों में ये अवेयरनेस आई कि साइकोलॉजी सिर्फ पागलों के लिए नहीं है बल्कि एक आम इंसान की भी साइकी होती है. फिर लेटर ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी पे बड़ा काम हुआ. फिर पता चला कि नहीं भाई, चाइल्ड बच्चों की भी कोई अपनी साइकी होती है.
वरना अगर हम आज से पहले ज़माने की बात करें, जब द स्कूल्स में कोई साइकोलॉजिस्ट होते थे, द किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई साइकोलॉजिस्ट होते थे, जबकि अब आप हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर्स में भी साइकोलॉजिस्ट हैं। स्कूल्स में अगर हम देखें तो एज अ काउंसलर या एज अ स्टूडेंट काउंसलर साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बूस्ट अप करना चाहते हैं तो अब एक और ब्रांच आई है इसकी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, और इसका बहुत स्कोप माशाल्लाह से तेज़ी से बढ़ रहा है। उसकी वजह यही है कि अब लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ पागलों को या सिर्फ बीमारों को डील करे। और ये जो बड़े हमारी सोसाइटी में बड़ा आम हो गया है कि अगर थोड़ा सा भी किसी में कोई केमिकल इम्बैलेंस होगा, मेंटली थोड़ा सा बिहेवियर ऑकवर्ड होगा, तो बड़े आराम से ये स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है कि ये पागल है। जबकि अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि इस वर्ड को, इस टर्म को हम उनके लिए भी यूज़ नहीं करते जो कि जिनकी मेंटल स्टेट वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पहले ज़माने में ये अवेयरनेस नहीं थी तो लड़कियों को यही कहा जाता था कि नहीं, इस फील्ड में नहीं जाए, क्या पागलों का इलाज करेंगी, पागलों से इंटरेक्शन होगा। लेकिन आई थिंक अब ऐसा नहीं है, अब ये मैथ चेंज हो गया है और अब माशाल्लाह से अवेयरनेस डे बाय डे अवेयरनेस बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी सोसाइटी भी इस तरफ बढ़ रही है। एग्जैक्टली। और अब आप देखें कि हमारे माशरे में बहुत फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत फीमेल साइकेट्रिस्ट हैं जो कि माशाल्लाह नज़र आती हैं और वो अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। उसकी वजह ये है कि पेरेंट्स परमिशन दे रहे हैं, पेरेंट्स को अवेयरनेस हो गई है। मैं अगर ये भी एज एक सब्जेक्ट है, MBBS जैसे हम करते हैं वैसे ये भी एक सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली। जैसे मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो जिस वक्त मैंने अपना इंटर किया और उसके बाद जब आगे मुझे कोई सिलेक्शन करनी थी किसी फील्ड की, तो मेरी जो मदर है शी इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट। तो मेरी मदर ने मुझे बहुत प्रमोट किया कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ आप जो बीमार लोग हों या जिनको कोई जहनी अमराज के शिकार हों, ये सिर्फ उन लोगों को डील नहीं करता, बल्कि अगर हम अपनी सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं, अगर हम फैमिली डायनामिक्स की बात करते हैं, हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों में साइकोलॉजी बहुत एक अपना अच्छा रोल प्ले करती है। और जब मैं इस फील्ड में आई और जब मैंने इसको पढ़ा, रिसर्चेस की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये हम सबको थोड़ी बहुत इसकी नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है जी। क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना वो आपको ये समझाती है कि अगर किसी का बिहेवियर इस वक्त ख़राब हो रहा है तो मे बी देयर वुड बी सम हिडन रीज़न या कोई रूट कॉज होगी। अगर जिसको साइकोलॉजी की दो हाव होगी ना, या जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो इसकी तह तक पहुँचेगा कि व्हाट इज़ द रूट कॉज। कोई अगर इस वक्त गुस्से में है तो क्या पता उसके पीछे कोई रीज़न हो। इस तरह सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं मज़ीद। सही। अब जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट इसमें क्या फ़र्क है? मतलब लोग जो हैं ये दोनों चीज़ों को बहुत मिक्सअप कर देते हैं। ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट एक ही होते हैं, या अगर हमें कोई मेंटल इशू हो रहा है तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। ये एक कन्फ्यूजन है जो लोगों में होती है। इसको मैं कोशिश करूंगी आज के आप अपने नाज़रीन को क्लियर करूं। साइकेट्रिस्ट एक MBBS डॉक्टर होता है जो कि पहले MBBS करते हैं, उसके बाद फिर फील्ड ऑफ साइकेट्री में स्पेशलाइज करते हैं। ओके। साइकेट्रिस्ट का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है या वे ऑफ डीलिंग है क्लाइंट्स के साथ, वो ये होता है कि ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, जो भी इशू होता है, जो भी डायग्नोसिस होती है, उस डायग्नोसिस के बाद मेडिकेशंस के ज़रिए इलाज करते हैं। उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, एंटी साइकोटिक्स हैं। इसके अलावा अगर मूड डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें मूड स्टेबलाइजर्स दी जाते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स सामने आते हैं। तो साइकेट्रिस्ट इसको डील करते हैं थ्रू मेडिसिन्स। ओके। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दे आर द एक्सपर्ट्स इन थेरेपिस्ट। साइकोलॉजिस्ट का काम है किसी भी डिसऑर्डर को ट्रीट करना थ्रू थेरेपीज, साइकोथेरेपीज। उसमें आर्ट थेरेपी है, अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो प्ले थेरेपी, आर्ट थेरेपी, और अगर हम बड़ों की बात करें तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपीज, साइकोथेरेपीज, ये तमाम चीज़ें, या काउंसलिंग, बातों के ज़रिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इन चीज़ों के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने वाज़ेह कर दिया साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के फ़र्क को, जिसको अमूमन लोग मिक्सअप कर देते हैं काफ़ी। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है हमारे जहनों में अमूमन कि जैसे हमें फ़ीवर हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की नीड कब होती है हमें? अच्छा, एक तो एक चीज़ मैं और यहाँ क्लियर करती चलूँ कि लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि हमारे अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मेंटल इशू है तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं।
तो अगर जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुसलसल 2 हफ्ते तक या 3 हफ्ते तक आपका एक जैसा मूड है, उदासी फील हो रही है, बात बात पे रोना आ रहा है विदाउट एनी रीज़न, कुछ चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल हैं, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर और नेचुरल है। अगर कोई हमारे साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है तो नेचुरल है कि रोना आता है। ये नेचुरल है कि कुछ दिन तक वो चीज़ें बार बार याद आती हैं और उदासी फील होती है जब वो चीज़ें याद आती हैं। लेकिन अगर जब आपको ऐसा लगे कि ये थॉट्स आपकी डेली फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इट्स मीन कि ये टाइम है कि अब आपको किसी थेरेपिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप उस पर कोप अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट या एक थेरेपिस्ट आपको ये सिखाता है कि हाउ टू कोप अप विद योर स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रेसर्स हम सबकी ज़िंदगियों में हैं डे बाय डे, लेकिन अगर हम उसको हैंडल खुद कर लें, अगर हमें ऐसा लगे कि नहीं कुछ टाइम के बाद ये स्ट्रेसर इतना ज़्यादा मुझे परेशान नहीं कर रहा और आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेली लाइफ रूटीन में एडजस्ट हो सकें, तो आई थिंक उस वक्त नीड नहीं है कि आप किसी साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। नीड सिर्फ उस वक्त पड़ती है जब आपकी डेली फंक्शनिंग मुतासिर होने लगे और मुसलसल 2 से 3 हफ्ते तक आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए, बल्कि आपको ऐसा लगे कि वो आपके जो सिम्टम्स हैं उदासी के, रोने के, इसमें बजाय कमी के मज़ीद इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब ये कैसे डिसाइड करें कि भाई इस वक्त साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास? तो इट्स अप टू यू। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और अगर वो आपकी असेसमेंट करने के बाद ऐसा महसूस करेगा कि इसमें सिर्फ थेरेपी से काम नहीं होगा बल्कि मेडिकेशन की भी ज़रूरत है, तो वो अपने साथ साथ आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को भी रेफ़र कर देगा। सही। अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं कोई ऐसा इशू लेके, साइकियाट्रिस्ट को अगर ऐसा लगेगा कि इसमें मेडिकेशंस की नीड नहीं है, ये सिर्फ थेरेपी से या काउंसलिंग से या साइकोथेरेपी से काम हो जाएगा, तो फिर वो किसी साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करेगा। तो आप किसी के पास भी जाएंगी तो वो आपको खुद एक पूरी ट्रीटमेंट लाइन बना के देंगे कि आया या तो ये बीमारी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की कोलैबोरेशन के साथ हल होनी है, क्योंकि कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, ऐसे अगर हम डिप्रेशन की बात करें या मूड डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें केमिकल इम्बैलेंस भी हो रहा होता है माइंड के अंदर। कुछ हार्मोन्स हैं जो कि जिनकी ऑप्टिमम लेवल पे वो डिक्रीज नहीं, जो कुछ हार्मोन्स हैं जो कि ऑप्टिमम लेवल पर रिलीज नहीं हो रहे होते, तो उनको ऑप्टिमम लेवल पे लाने के लिए सम टाइम मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर ऐसे में साइकियाट्रिस्ट भी काम करेगा और साथ साथ काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, तो फिर साइकोलॉजिस्ट भी इसी डिसऑर्डर के लिए काम करेंगे। अच्छा, साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत प्रमोट करते हैं। उसका रीज़न ही यही है जैसे अगर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास अगर 4 लोग आए हैं जिन चारों को डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है, सही है, लेकिन उन चारों को डील करने का मेरा ट्रीटमेंट अलग होगा। लेकिन अगर हम किसी डॉक्टर की बात करें जो कि सिंपल MBBS डॉक्टर होते हैं, हम किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, उनके पास अगर 4 पेशेंट्स आए हैं जो कि जिनको फीवर है या हेडेक है, तो मे बी पॉसिबल कि वो चारों को पैनाडॉल या कोई इस तरह की चीज़ प्रिस्क्राइब करें तो चारों को उससे फ़ायदा हो जाए। जबकि साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट है, उसमें अगर चारों पेशेंट्स डिप्रेशन की डायग्नोसिस के साथ आए हैं, उसके बावजूद डिपेंड करता है कि उनकी हिस्ट्रीज़ क्या हैं, उनकी हिस्ट्री टेकिंग होती है, फिर डिपेंड करता है कि उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, डिपेंड करता है कि उनके फैमिली डायनेमिक्स कैसा है, वो तमाम पूरी उनकी हिस्ट्री लेने के बाद और फिर ट्रीटमेंट प्लान बनता है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि चारों डिप्रेशन के जो पेशेंट्स आए हैं उनका ट्रीटमेंट प्लान बिल्कुल मुख्तलिफ हो एक दूसरे से। तो ये फ़र्क है एक साइकोलॉजी की फील्ड में और जो एक नॉर्मल डॉक्टर की फील्ड होती है उसमें ये डिफरेंस है। और साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को डिफरेंस है, आई थिंक कि वो समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस अफरीन आपका, आपने हमारे नाज़रीन को बहुत मुफीद मालूमात से आगाह किया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे कुछ नई टर्मिनोलॉजीज़ के साथ और कुछ नए सवालात के साथ। दुआ है मेरी कि परवरदिगार हमें हमारे बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।